नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 21 से 23 दिसंबर तक होगा और उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीएम की तबीयत भी ठीक है, इसीलिए उम्मीद है कि अगली टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और सीएम जल्द काम पर वापस लौटेंगे। वहीं विधानसभा सत्र में कोरोना का किसी भी तरह का खतरा ना रहे, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जी ने पहले ही जो सवालों के उत्तर देना है या अन्य सारे कार्यों के लिए पदाधिकृत कर दिया था, तो इस कारण से सत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होंगे और चूंकि कोई भी सिम्टम्स इस तरह नहीं है, तो मुझे तो उम्मीद है कि जो पहली रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन के बाद वो भी नेगेटिव आएगी और मुख्यमंत्री जी भी उम्मीद है कि सत्र के दूसरे तीसरे दिन हमारा मार्गदर्शन करें। विधानसभा का 3 दिन का सत्र अपने तय वक्त पर होगा और सुचारू तरीके से होगा। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भले ही कोरोना पॉजिटिव आए हों, लेकिन सत्र अपने तय वक्त पर चलेगा। पूरी कार्यवाही सदन की अपने तय वक्त के मुताबिक होंगी। वहीं विधायकों के लिए जो सदन में आने वाले, चाहे विधानसभा स्पीकर हों, बाकी विधायक हों, विपक्ष के विधायक हों, सभी के लिए कोरोना से बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, मास्क, थर्मल टेम्परेचर चेकिंग की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी विधायक को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सदन में प्रेस मीडिया को फिलहाल अलाउड नहीं किया गया है। वहीं 3 दिन के सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर का कहना है कि इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं ताकि कोरोना का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। कैमरे से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज सिसोदिया देहरादून पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने घंटाघर में इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बातचीत की। इस दौरान सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को लेकर भी स्कूल डेलीगेट से बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में देशभक्ति का पाठ्यक्रम लागू हो। पास है और इसमें कोई गलत भी नहीं हूँ मैं कि उत्तराखंड के पास वो संसाधन है, देवभूमि के पास में वो नॉलेज है, हमारी परंपराएं हैं। अगर हम उसको चैनलाइज कर लें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उत्तराखंड दुनिया भर में एजुकेशन के ऐसे हब के रूप में डेवलप हो सकता है जहां लोग अपने पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखें। इसी तरह कहीं दिखने वाली नहीं है आने वाले समय में, और बहुत जल्दी में आम आदमी पार्टी भागते जा रही है। आज आपने देखा होगा कि उनका कार्यक्रम जो तयशुदा कार्यक्रम था, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रतिभाग उनका करना था, वो नहीं कर पाए। वो फटाफट, क्योंकि उनके इतनी वो नहीं रही होगी कि इतने लोग जुड़ेंगे या स्वागत होगा या अभिनंदन उनका किया जाएगा, इसलिए वो जल्दी में चले और जल्दी में आए और कमरे में बंद हो गए। टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में अब दूर दराज से मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीमारदारों के लिए 10 बेड के रैन बसेरे की डीएम से मंजूरी के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस ओर काम शुरू कर दिया गया है। सीएमएस का कहना है कि लंबे समय से समस्या चली आ रही थी और मरीज के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए बैठने रहने की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती थी, लेकिन अब तीमारदारों को रहने की सुविधा जल्द मिलेगी। अब जल्दी से जल्दी जेई साहब को अपने बुला के उसका एक प्रपोजल तैयार करके कि कितना एस्टिमेट कितना लगेगा, उसमें 10 बेड का हम रैन बसेरा टाइप का एक यहाँ हॉस्पिटल के वार्ड के पीछे बनाना चाह रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा, जिससे पेशेंट के साथ आने वाले मरीजों के लिए बहुत ही मतलब सहूलियत की चीज़ें हो जाएंगी। नैनीताल से खबर है, जहां हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार की 100 से ज्यादा स्पेशल अपीलों को खारिज कर दिया है और वन विभाग के दैनिक वेतन भोगियों को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। बता दें कि साल 2000 से 2010 के बीच वन महकमे में 2 से 4 हजार रुपए में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगियों की याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 23 मार्च 2017 को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस फैसले को चैलेंज किया गया था। कार्यरत ऐसे वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में जो कर्मचारी हैं, उन्हें एक सम्मानजनक वेतनमान मिलेगा।
जो कि इन सभी लोगों के लिए, जो ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए जो फॉरेस्ट विभाग में जो आज तक शोषित होते आए हैं, उन्हें उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। तो अब रुक करते हैं उत्तरकाशी का, जहां उत्तरकाशी के बड़कोट से आपको खबर बता रहे हैं। और उत्तरकाशी के बड़कोट में, चलिए वो खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं खटीमा का, जहां अवैध तरीके से जंगल से लकड़ी कटान का मामला सामने आया है। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सूचना के तहत एक ट्रक में खैर की लकड़ी ले जाने की सूचना मिली, जिसके बाद वन कर्मियों ने गाड़ी का पीछा किया, जिसमें से 13 नग खैर की लकड़ियां बरामद की गई। हालांकि इस दौरान वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग ने लकड़ी बरामद कर तस्करी में इस्तेमाल की गई गाड़ी को सीज कर लिया है। एक गाड़ी जो है कैंटर में कुछ लकड़ी लदी हुई आ रही है जो अवैध है करके, तो मैं तुरंत हमारे स्टाफ के द्वारा टोल प्लाजा होते हुए इस गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करके बक्सोरी में इसको जो है पकड़ लिया गया जाए, और ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ करके भाग गया। उत्तराखंड का सचिवालय जंगली जानवर बिज्जुओं यानी का अड्डा बन गया है, हनी बैगर का अड्डा बन गया है। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में एक बार फिर बिज्जू पकड़ा गया। बिग साइज इस बिज्जू को वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर रेस्क्यू किया। पहाड़ों में ठंड का सितम चरम पर है। तापमान में लगातार आ रही गिरावट के चलते जहां ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं जगह जगह पाला जमने से लोगों को परेशानी से भी दो चार होना पड़ रहा है। जिले में बढ़ती सर्दी का सितम इन तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं। पानी की पाइपलाइन से लीक होता पानी किस तरह पेड़ पौधे, पत्थर और जमीन पर पूरी की पूरी कांच की आकृति बना चुका है। यहाँ रात का तापमान -2 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसके चलते बहता पानी भी जमकर कांच के समान बन रहा है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में ये तस्वीरें आजकल आम बात है, लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ये किसी आकर्षण से कम भी नहीं है। पानी टिहरी में जिला पूर्ति विभाग अब राशन कार्ड को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। विभाग लगातार लोगों से राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अपील करता रहा है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है। विभाग अब ऐसे लोगों का राशन रोकने की तैयारी में है। हालांकि जिला पूर्ति विभाग का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है, लेकिन अब भी कुछ लोगों ने इसे लिंक नहीं कराया है। विभाग उन लोगों को जल्द आधार से लिंक कराने की अपील कर रहा है। बता दें कि टिहरी जिले में 1.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं। मैं बात करूं, आज हमारे जिले में लगभग 99.76% यूनिट्स जो हैं वो आधार से लिंक हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से लगभग 700 यूनिट बची हैं जिनमें आधार लिंक नहीं हुआ है। तो मैं पूरी टिहरी जनपद के लोगों से, हमारे जो उपभोक्ता हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने राशन कार्ड में, अपने यूनिट में अपने आधार को लिंक कराइए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपका आधार आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपका राशन रोक दिया जाएगा। ऋषिकेश के टर्मिनल पर व्यापारियों को मेयर ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत खोखे बांटे। मेयर ने बताया कि व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोखे दिए गए हैं। अनीत ममगाई ने कहा कि भविष्य में भी छोटे व्यापारियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निगम उनकी चिंता करेगा। इस तरह के होती है कितनी भी यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे 250 से ज़्यादा स्मार्ट खोखे लगेंगे, जिसका कि आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। अन्य प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है, उसी के तहत ये सारा आपको रेहड़ी खोखे ठेली वालों को जो व्यापार देना था वो अस्थायी रूप से आपको यहाँ पे दिया गया है। रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में आजकल गुड़ का कारोबार जोरों पर चल रहा है, लेकिन मंडी में बच्चों से भी काम लिया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने की बात कही। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसे लेकर छापेमारी भी की जा रही है और कहीं भी मंडी में बाल श्रम की शिकायत मिल रही है तो एक्शन लिया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से पहले भी शिकायतें आई हैं, उस क्रम में हमने लगातार छापेमारी की है। गुड़ मंडी में भी कई बार छापेमारी की गई है और कोविड-19 के तहत तो वैसे भी जो हमारे ज़्यादा क्राउडेड स्थान रहे हैं, मंडी इत्यादि, उनमें लगातार हमारे द्वारा इंस्पेक्शंस किए गए हैं।
नैनीताल से खबर है, जहां 25 दिसंबर से विंटर कार्निवल शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार सरकार ने कार्निवल के जरिए ग्रामीण इलाकों को रोजगार से जोड़ने की पहल की है। इसमें दूरस्थ इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोटाबाग में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, तो हॉट एयर बैलून, MTB ऐसे साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। विंटर कार्निवाल के दौरान ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग का भी आयोजन किया जाएगा। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कहा कि सरकार का प्लान है कि ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों में विंटर कार्निवाल पर फोकस किया गया है। टूरिज्म के लिए रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग से लेकर और भी बहुत सारे, रैपलिंग से लेकर बहुत सारे इवेंट्स हैं। अगर ये गतिविधियां शुरू हो गई तो वहाँ के स्थानीय स्तर पर भी एडवेंचर टूरिज्म के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होगा और आने वाले समय में इन गतिविधियों में पर्यटक वहाँ पर पहुँचेंगे भी। रामनगर से खबर है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर टाइगर मॉनिटरिंग के लिए फेज 4 की गणना की जा रही है। देश के सभी टाइगर रिजर्व में हर साल बाघों की गणना की जाती है, जिसमें कैमरा ट्रैप के जरिए गणना कर टाइगर रिजर्व में बाघों का मिनिमम नंबर निकाला जाता है। इस बार कॉर्बेट में ये गणना 5 दिसंबर से शुरू की गई है। इसलिए रामनगर टाइगर रिजर्व में करीब 250 जोड़ी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कालागढ़ टाइगर रिजर्व में ये कैमरे बाद में लगाए जाएंगे। इसमें 270 जोड़ी कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। बीते साल फेज 4 की गणना में कॉर्बेट में 252 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। टाइगर रिजर्व में प्रत्येक वर्ष जो है फेज 4 मॉनिटरिंग, जो जिसमें सिर्फ कैमरा ट्रैप के माध्यम से टाइगर्स का मिनिमम नंबर निकालते हैं, वो किया जाना होता है प्रत्येक वर्ष। तो उसी के अनुसार जो ये कार्रवाई है वो अभी 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। इसमें फर्स्ट फेज में जो रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग है इसमें किया जा रहा है। उसके बाद सेकंड फेज में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग में किया जाएगा कैमरा ट्रैप के माध्यम से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघ राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट किए जाने हैं। इसके लिए टाइगर चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन ये बाघ वन कर्मियों को नजर नहीं आ रहे। हालांकि इसके लिए टीम लगी हुई है। टाइगर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी मिलेगी। पहाड़ में पहले लकड़ी और पटाल के मकान बनते थे, लेकिन समय बदलने के साथ ही पहाड़ में भी सीमेंट का प्रचलन बढ़ गया है। हालांकि लकड़ी, पत्थर और पाल के मकान सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। पहाड़ में लकड़ी और पटाल की उपलब्धता अधिक होने के कारण पुराने लोगों ने पहाड़ में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के मकान बनाए। तब आसानी से पत्थर और लकड़ी मिल जाती थी, उन्हें बनाने वाले कारीगर भी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया। लकड़ी की जगह सीमेंट और पटाल की जगह लोहे और मिट्टी की जगह रेते ने ले ली, जो अब चलन में आ गया है। हमारे जो पूर्वज थे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पक्का था इसके पीछे, लेकिन अब आधुनिक समय में दिक्कत क्या है, लकड़ी के लिए आपको परमिशन चाहिए और लकड़ी बहुत महंगी हो गई है। वो लोहे के मकान या ईंट के मकान सस्ते बैठते हैं। पत्थर महंगा हो गया है, पत्थर का अब इजीली उपलब्ध नहीं है, कई दिक्कतें हैं। लकड़ी और पटाल के मकानों में 2 से 3 दशकों में रिपेयरिंग करनी पड़ती है। वहीं आधुनिकता के दौर में पहाड़ के लोग भी अपनी पारंपरिक कला को छोड़कर सीमेंट और लोहे को प्राथमिकता दे रहे हैं। बड़ा महंगा बैठ रहा है, इसलिए आजकल लोग उसकी वो न जा करके जो जनरल चलन में आ रहा है, सीमेंट के नए मॉडर्न तरीके के रूप में अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोग होम स्टे के बहाने ही लकड़ी और पत्थर के मकानों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहाड़ में आने वाले पर्यटकों की भी पहली पसंद बन रहे हैं। हालांकि वन अधिनियमों के कारण लोगों को इसमें परेशानी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। राज्य में पलायन बड़ी समस्या रहा है और कई बार पलायन आयोग भी बनाए गए, लेकिन पहली बार पलायन आयोग कुछ परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में पलायन की समस्या से पार पाने के लिए पलायन आयोग का गठन हुआ, जिसके अब अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। आयोग का दावा है कि उनके सुझावों के बाद ग्रोथ सेंटर जैसी योजनाएं सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद से प्रदेश भर में 100 से ज्यादा ग्रोथ सेंटर खोले जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि सीएम स्वरोजगार योजना से लेकर
गैरसैंण में खोला गया कौशल विकास केंद्र भी उनके सुझावों का परिणाम है और आज राज्य में 20 से ज्यादा प्लांट पर पिरूल से बिजली बन रही है। सरकार से बार बार सिफारिश कर रहे हैं कि साहब आप लोगों का कौशल विकास करिए, तो कौशल विकास पे भी बहुत फोकस आ गया है। गैरसैंण में कौशल विकास केंद्र बन गया है। मैं स्वयं वहाँ गया था, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के नाम से जाना जाएगा। सरकार और आयोग का दावा है कि पलायन आयोग रिवर्स माइग्रेशन में उपयोगी साबित हुआ है और ये तब हुआ जब सरकार ने सुझावों को नीतियों में शामिल किया। जिला स्तर से नीचे जाकर गांव स्तर तक बहुत ही मेहनत करके और सारी योजना बनाई है कि किन किन गाँव में। और सीधे आपको ले चलते हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। सीधे आपको दिखाते तस्वीरें। तो आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह यहाँ पर पारंपरिक रूप से मिदनापुर की तस्वीरें, जहाँ पर एक किसान के घर में पारंपरिक रूप से भोजन ग्रहण कर रहे हैं अमित शाह। और मिशन बंगाल बीजेपी का पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह को आप देख रहे हैं। मिदनापुर की तस्वीरें, यहाँ पर जमीन पर आसन लगाकर और भोजन ग्रहण कर रहे हैं अमित शाह। साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी आप देख सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय। और मिशन बंगाल, जहां ममता बनर्जी के किले को फतेह करने के इरादे से यहां बीजेपी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और आज अमित शाह को आप यहां देख पा रहे हैं मिदनापुर से तस्वीरें। पारंपरिक बंगाली भोजन, भात है, सब्जी नजर आ रही है, मीठा नजर आ रहा है, दाल और सलाद। इससे पहले मंदिर में मां काली के दर्शन भी किए अमित शाह ने। और अब यहाँ पर एक किसान के घर पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं अमित शाह। देखिए तस्वीरें प्रतीकात्मक तौर पर बेहद मजबूती का संदेश देती हुई, जहां पर एक किसान के घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से बात कही जा रही है कृषि सुधार कानून को लेकर कि वो किसानों के हित में है। और एक किसान के घर पर भोजन ग्रहण करते संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह किसानों की समस्याओं को समझते हुए, किसानों की जीवन शैली को समझते हुए यहाँ सरकार हर वक्त उनके बारे में सोच रही है। और जमीन पर आसन लगाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर अमित शाह। तो सादगी के साथ यहाँ भोजन, जो आम बंगाली भोजन होता है, वो यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बहुत सिंबॉलिकली, अगर बात की जाए प्रतीकात्मक तौर पर, काफी संदेश देने में कारगर तस्वीर। इससे पहले किस तरह से आधी आबादी ने जोरदार स्वागत किया था अमित शाह भी हमने आपको दिखा। इस वक्त की दोपहर का समय है, ये लंच का टाइम है, तो यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं बीजेपी के नेता जो मिशन बंगाल पर निकले हुए हैं। तो इससे पहले अपने संबोधन में अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया था, खुदीराम बोस का भी जिक्र किया था और कहा था कि जो संदेश हमारे इन नायकों ने दिए हैं अपनी जीवन शैली से, अपने कर्मों से, वो संदेश आज के इस दौर में भी प्रासंगिक है। तो एक तरफ जहां दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसान धरना कर रहे हैं, तो वहीं लगातार सरकार संवाद भी स्थापित कर रही है। और बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा भी जा रहा है कि देश के जो किसान हैं वो समझ रहे हैं कि ये कानून उनके हित में लाए गए हैं, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए हैं। कुछ किसानों की नाराजगी है, लेकिन उसे भी लगातार संवाद की कोशिशों से दूर कर लिया जाएगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल का ये दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार हम देखते रहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय तो लगातार पश्चिम बंगाल का भ्रमण करते रहे हैं, आए दिन वहां पर दौरे और बैठकें करते रहे हैं। और अब बीजेपी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर एक किसान का ये घर है जहाँ पर वो शुद्ध पारंपरिक रूप से बंगाली भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दाल भात सब्जी सलाद और
जमीन पर बैठकर आसन लगाकर भोजन ग्रहण करते हुए वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं और ये एक वो दुर्लभ तस्वीर है और इसकी जो संदेश है इसका प्रतीकात्मक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सादगी पश्चिम बंगाल की जो जीवन शैली है पश्चिम बंगाल के लोगों की, वो बेहद सादगी से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और एक किसान के घर में भोजन करना सादगी के साथ, ऐसा भोजन किसान खाता है या जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं आम दिनों में, वही भोजन यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह दूसरे सीनियर लीडर्स के साथ यहाँ पर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया कार्ड खेला गया टीएमसी की ओर से कि बाहरी वर्सेस बंगाली, लेकिन यहाँ पर ये संदेश की जैसे बंगाली आम जीवन में अपना भोजन ग्रहण करते हैं वैसे भी यहाँ पर भोजन ग्रहण किया जा रहा है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं। पवन, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जब हम शुरुआत से ही दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और अब ये दुर्लभ तस्वीर जमीन पर बैठकर किसान के घर में अमित शाह शुद्ध बंगाली भोजन पारंपरिक रूप से ग्रहण करते हुए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, इसने कहीं ना कहीं टीएमसी लीडरशिप को परेशान किया हुआ है और लगातार पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी तस्वीरें सामने देख रहे हैं। इससे पहले जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो वहां भी उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे मुलाकात की थी और वहां खाना खाया था। उसके बाद बीजेपी के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे और आज फिर देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर है, जहां मिदनापुर में उन्होंने किसान रैली को संबोधित भी करना है और उसी के चलते वो आज वो पार्टी के कार्यकर्ता के घर खाना भी खा रहे हैं। तो संदेश साफ है कि चाहे टीएमसी या अन्य विपक्षी दल है वो भाजपा को घेरने की कोशिश करें बाहरी बनाम लोकल के मुद्दे पर, लेकिन भाजपा का संदेश साफ है कि वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। उसके साथ साथ जमीन पर लगातार अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश है और उसी का परिणाम यह है कि तमाम जो बड़े नेता है टीएमसी के, वो अब टीएमसी छोड़ के भाजपा की तरफ रुख करने लगे हैं। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे दौरे पर कि तमाम जो बड़े नेता हैं टीएमसी के, वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ ये जो जिस तरह से लगातार खुदीराम बोस की जन्मस्थली से इस यात्रा की शुरुआत करने की बात हो या स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की बात हो, तो ये एक साफ संदेश है कि चाहे आप बाहरी बिल्कुल बाहरी वर्सेस बंगाली, बाहरी वर्सेस थाने का जवाब कुछ इस तरह से अमित शाह बीजेपी नेता दे रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन में बैठकर दूसरे बंगालियों की तरह ही यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लगातार नेताओं का आवागमन बताता है कि किस तरह बंगाल से नाता है। बहुत शुक्रिया पवन गौड़ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।